हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईपीसी की धारा 352 से लेकर 366 तक पढ़ेंगे, 366 तक। पहली धारा देखें, 352 क्या कह रही है आईपीसी की। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। क्या हो, कोई गंभीर प्रकोपन ना दिया गया हो, फिर भी आप क्या करें, किसी पर हमला करें, आपराधिक बल का प्रयोग करें, तो आपको 3 महीने तक का कारावास हो सकता है, या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें होंगी। अगली धारा है 353। 353 में आईपीसी में कहा गया है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। कहने का मतलब है, कोई लोक सेवक है जो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसको भय दिखा रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको 2 साल तक की कारावास होगी, या फिर जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट धारा पा गए हम 354। आईपीसी की धारा 354 में कहा गया है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी स्त्री को उसकी लज्जा भंग करने के आशय से, या फिर अपराध, अब लज्जा भंग करने के आशय से, या फिर क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका इरादा है कि आप उसको लोक स्थान पर क्या करें, बेइज्जत कर सके, तो ऐसे अगर आप हमला कर रहे हैं तो इसमें अब आपको सज़ा 1 साल से कम की नहीं होगी, किंतु 5 साल तक की हो सकेगी। संशोधन हुआ है इसमें 2013 में, इसलिए ये धारा इंपॉर्टेंट हो गई है। दूसरी चीज़ 354 का आप आ जाइए, एक इसका एक खास बात है, इसके अब चूँकि 300 जब 2013 में संशोधन हुआ था, तो इसमें खंड जोड़ दिए गए हैं, धारा को कई अन्य खंडों में भी विभाजित किया गया है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 354A, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। क्या मतलब है? अच्छा, एक इसमें 354 में केस भी समझ लीजिए पहले। चैतूलाल बनाम उत्तराखंड राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें 354 और 511 376, मतलब 376 का प्रयत्न है, क्योंकि 511 जो है अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित है। इसमें चैतू जो थे, इन्होंने अपनी चाची पर बलात्संग करने के इरादे से हमला किया था और लोगों ने देख लिया, वरना ये उसको अंजाम दे देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि इन्होंने प्रयत्न किया है और 354 के अनुसार इन्होंने लज्जा भंग भी की, इसलिए इनको दंडित किया जाना चाहिए। फिर 354 का हम पढ़ा रहे थे कि लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। अगर आप क्या करते हैं, किसी महिला को, लैंगिक उत्पीड़न का पहले थोड़ा मतलब समझ लें। 3 बातों में लैंगिक, 4 बातें हैं बल्कि। पहली बात है कि अगर किसी महिला से आप लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न है, या फिर लैंगिक स्वीकृति के लिए उससे अनुरोध करते हैं, या फिर तीसरी बात, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कोई ऐसा अश्लील साहित्य दिखाते हैं, या फिर चौथी बात, लैंगिक आभासी टिप्पणी करते हैं। तो ये 4 बातें हैं, जिनमें से प्रथम 3 बातों के लिए 3 साल तक का कारावास है, और चौथी बात जो लैंगिक आभासी टिप्पणी थी, अगर आप ऐसी कोई आभासी टिप्पणी कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं महिला को, या कुछ ऐसी भद्दी बात कर रहे हैं, तो आपको 1 साल तक की सज़ा होगी, या जुर्माना होगा, या दोनों होंगे। फिर धारा 354 खा पर आ जाइए, निर्वस्त्र या विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। क्या करें, इसमें खास बात है कि सार्वजनिक स्थान होना चाहिए, ये मस्ट है कि अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला कर रहे हैं, तो इसमें सज़ा कम से कम 3 साल की है और 7 साल तक की अधिकतम सज़ा है, और जुर्माना भी लगेगा। दोनों चीज़ों से आप दंडित किए जाएंगे। फिर पूछा जाता है 354C या 354 के बारे में। ये धारा कहलाती दृश्य रतिकता, या इसको कहते हैं वोयूरिज्म।
वोयूरिज्म का मतलब है, दृष्टरतिकता का मतलब है कि कोई महिला अपने ऐसे काम कर रही है, ऐसे कामों में लगी हुई है जो एकाग्रता से संबंधित है। मान लीजिए वो कपड़े बदल रही है, कोई ऐसे काम कर रही है, और एकाग्रता में जो काम करना चाहिए एक महिला को या लड़की को, स्त्री को, और उस एकाग्रता का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप कहीं से उसको देख रहे हैं, उसको आप टोह रहे हैं, उसको आप या कैमरे लगा दे रहे हैं बाथरूम वगैरह में या कमरे में, जहाँ वो कमरे जैसे ट्रायल रूम्स होते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। तो इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं कि महिला अपने जो एकांतता का अधिकार है महिला को, वो ऐसे काम कर रही है अपने एकांतता के अनुसार, और आप उसमें उसकी एकाग्रता को भंग कर रहे हैं, उसको कहीं से देख रहे हैं, तो ये कहलाती है दृष्टरतिकता। पहली बात तो दृष्टरतिकता का मतलब पता होना चाहिए। फिर दृष्टरतिकता अगर आप कर रहे हैं, वोयूरिज्म अगर आप कर रहे हैं, तो आपको सज़ा जिसमें होगी वो 1 साल से कम नहीं होगी, किंतु 3 साल तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर आप अगली बार पकड़े जाते हैं, अगली बार दोष सिद्ध होते हैं, तो सज़ा 3 साल से कम नहीं होगी और 7 साल तक की हो सकेगी। फिर 354 डी या 354 घा आखिरी धारा है 354 की, जो अंतः स्थापित हुई है 2013 में। इसको कहते हैं पीछा करना। पीछा करने का मतलब बहुत विस्तृत है, इसको स्टॉकिंग कहते हैं इंग्लिश में। पीछा करने का मतलब है कि आप मान लीजिए किसी महिला स्त्री के पीछे पीछे जा रहे हैं, या कंप्यूटर से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या किसी तरह से भी उस पर नज़र रख रहे हैं, तो ये सारे के सारे पीछा करने के अंतर्गत आते हैं। मगर अगर कोई अधिकारी है जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अनुसार किसी महिला की मॉनिटरिंग कर रहा है या किसी महिला का स्टॉकिंग कर रहा है, तो वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अगर आप पीछा कर रहे हैं किसी महिला का, तो आपको कम से कम जो है 3 साल तक की कम से कम नहीं, 3 साल तक की सज़ा है। इसमें कम से कम का प्रावधान नहीं है, 3 साल तक की सज़ा हो सकेगी, और अगर अगली बार आपको दोषित होते हैं तो 5 साल तक की सज़ा हो जाएगी। मतलब 3 के बजाय अगली बार 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। फिर ये आप आ जाइए 359, ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया महिलाओं से संबंधित। अब 359 में एग्जैक्टली व्यपहरण को कहते हैं किडनैपिंग, परिभाषित किया गया है। पर किडनैपिंग को, तो किडनैपिंग 2 तरह से होती है, एक भारत में से व्यपहरण और एक होता है विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। किडनैपिंग जो है 360 में बताया गया भारत में से किडनैपिंग किस तरह से होती है, और जो धारा इंपॉर्टेंट है 361 361, ये कहलाती विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, कि आप किसी की किडनैपिंग कर रहे हैं जो किसी विधिपूर्ण प्राधिकार में है, कोई स्त्री, लड़की, बालिका, उसका आप क्या कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, व्यपहरण कर रहे हैं। हिंदी भी याद, मतलब व्यपहरण की इंग्लिश भी याद रखिएगा, किडनैपिंग। क्या मतलब है, बालिका या किसकी, बालिका हो या फिर बालक हो, कोई भी हो सकता है। समझ लें किस किस का व्यपहरण हो सकता है, जो कोई किसी अप्राप्तवय को, अप्राप्तवय का मतलब है अगर वो नर है तो 16 वर्ष से कम का हो, या फिर नारी है तो वो 18 वर्ष से कम की हो, या फिर कोई ऐसा विकृत व्यक्ति हो, या ऐसे अप्राप्तवय व्यक्ति, माइनर, अप्राप्तवय का मतलब है माइनर, या चित्त विकृत व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है। ऐसे किसी भी बच्चे को जो 16 साल से कम का है, या बच्ची को जो 18 साल से कम की है, या विकृत चित्त है, या कोई भी ऐसा माइनर है जो साउंड माइंड का नहीं है, उसको अगर आप उसको जिस व्यक्ति के वो संरक्षण में है, उसके संरक्षण से आप उसके संरक्षण में से उस संरक्षक की सम्मति के बिना अगर आप ले जा रहे हैं या बहका ले जा रहे हैं, 2 बातें हैं, ले जाना या बहका ले जाना, तो आप क्या कर रहे हैं, विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, ये कहा जाता है धारा 361 के अनुसार। धारा 362 में अपहरण की परिभाषा बताई गई। अपहरण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता है, अगर उसको बल द्वारा विवश करें आप, या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा। प्रवंचना कहते हैं कि सच को छुपाने के इरादे से किसी को आप क्या करें, कोई ऐसी बात करें, उत्प्रेरित करें, और आप क्या करें, ले जाएं किसी को, या तो बल द्वारा ले जाएं या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा। अगर किसी भी उम्र के इंसान को आप ले जा रहे हैं
ठीक, तो वो सारा का सारा आ जाएगा अपहरण के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, व्यपहरण में बहला के ले जाते हैं या सम्मति के बिना ले जाते हैं, इसमें आप बल द्वारा ले जाते हैं या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा ले जाते हैं। तो अगर ये अपहरण की परिभाषा 362 में हो गई। अब प्रवंचना को कहते हैं डिसीटफुल मीन्स। फिर आपको धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड। अगर आप किडनैपिंग कर रहे हैं तो अगर आप भारत में से व्यपहरण करें जो कि 360 में है, या फिर विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण करें जो कि 361 में है, किसी भी तरह की आप किडनैपिंग कर रहे हैं तो आपको 7 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना से भी आप दंडित किए जाएंगे। इसमें एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। मनोज सूर्यवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। हालांकि पूरा ये केस परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है। इसमें एग्जैक्टली हुआ ये था, जो ये अपीलार्थी है मनोज सूर्यवंशी, इन अपीलार्थी की पत्नी को जो था प्रतिवादी, दूसरा जो पक्ष होता है, उस प्रतिवादी का छोटा भाई इनकी पत्नी को भगा ले गया। तो उसके गुस्से में आकर इन्होंने क्या किया, जो भाई इनकी पत्नी को भगा ले गया था, उस भगा ले जाने वाले भाई के बड़े भाई के बच्चों को, प्रतिवादी के बच्चों को, 3 बच्चों को इन्होंने किडनैप किया और स्कूल से जाते वक्त इन्होंने किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उनको क्या किया, मार डाला। तो विचारण न्यायालय ने इनको मृत्युदंड दिया। उच्च न्यायालय ने भी मृत्युदंड की पुष्टि कर दी, क्योंकि जो प्रतिवादी है वो बेचारा पीड़ित था, क्योंकि उसका भाई इनकी बीवी को भगा ले गया, उसका तो इसमें कोई दोष था नहीं, तो इनको मृत्युदंड की सज़ा हुई। इन्होंने अपील की, मनोज सूर्यवंशी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल इनका काम बहुत जघन्य है, मगर इनकी बैकग्राउंड में कोई इनसे अपराध नहीं हुआ था, प्लस ये अपने माँ के इकलौते बेटे थे, और जब इन्होंने बच्चों की हत्या की थी उस वक्त ये 28 वर्ष के थे और अपनी माँ के एकमात्र सहारा थे। ये सब चीज़ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो मृत्युदंड को ऐसे कारावास में परिवर्तित कर दिया कि जो कि 25 वर्ष से कम का ना हो। कहने का मतलब था कि इनके जो कारावास था, कहाँ पर गए, एक सेकेंड, उस कारावास को मतलब आजीवन कारावास जो कि 25 वर्ष से कम ना हो, उसमें परिवर्तित कर दिया मृत्युदंड को। इंपॉर्टेंट केस है, पूरा केस परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था, क्योंकि बच्चों के शव वगैरह नहीं मिले थे। आगे और भी एक केस हम बताएंगे, वो भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है। फिर उसके बाद धारा 363 का भीख मांगने के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, भीख मांगने के लिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण कर ले या क्या करे, उसका विकलांगीकरण कर दे, उसके हाथ पैर वगैरह को विकलांग कर दे, काट पीट दे, कुछ भी कर दे, तो ऐसे मामला, या फिर 364 में बताया गया हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। तो चाहे धारा 363 का हो या 364 हो, दोनों में सज़ा बराबर है, 10 साल तक की सज़ा है या फिर आजीवन कारावास की सज़ा है। अगर भीख मांगने के लिए विकलांग कर देते हैं तो आजीवन कारावास होता है, और बाकी हत्या करने के लिए अगर आप व्यपहरण या अपहरण कर रहे हैं तो भी आपको 10 साल तक की या फिर आजीवन कारावास की सज़ा होती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट धारा है 364 का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिरौती आदि के लिए व्यपहरण। क्या करते हैं, फिरौती कहते हैं कि किसी धन वसूली को कहते हैं कि आपने किसी को किडनैप कर लिया है और आप उससे धन मांग रहे हैं कि इतना पैसा दे दो वरना हम क्या करेंगे, इनको मार डालेंगे, इनको चोट पहुंचा देंगे, तमाम बातें, ये सारे केस कहलाते हैं फिरौती के। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, फिरौती के लिए किसी व्यक्ति का किडनैप कर रहे हैं, ठीक, फिरौती को इंग्लिश में कहते हैं रैंसम। तो आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को इस कारण व्यपहरण या अपहरण कर लिया कि ऐसे व्यक्ति को आप तब तक
निरोध में रखेंगे, बंद रखेंगे, कैद रखेंगे, या उसकी मृत्यु की या उसकी अपहानि कारित कर देंगे, ऐसी आप धमकी देते हैं जिसका वो व्यक्ति है जिसको आप किडनैप करके लाए हैं, उसके घर वालों को या उससे संबंधित लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया तो हम इनको मार देंगे, या ये टांग काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, तमाम बातें। तो ऐसी अगर आप आशंका पैदा कर रहे हैं तो क्या होता है, आप को जो सज़ा होगी वो बहुत तगड़ी होगी, या तो मृत्यु से दंडित किया जाएगा अगर आपने ऐसा काम किया है। कब मृत्यु से दंड किया जाता है? अगर आपने क्या किया है, ऐसी फिरौती के दौरान या तो आपने ऐसी धमकी दी हो कि जो उससे मृत्यु हो, ऐसा काम किया हो, या तो ऐसी आशंका पैदा कर दी हो, या उसको इतनी चोट पहुंचाई हो, या फिर आपने उसको मार डाला हो, तो आप क्या होंगे, मृत्युदंड से दंडित किए जाएंगे। या फिर आपको आजीवन कारावास का सज़ा मिलेगी। और आजीवन कारावास का मतलब होगा कि जितना भी आपका जो जीवन है वो पूरा को पूरा जेल में बीते। इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा सज़ा 364A या 364 का में ही मिल रही है। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, संजय रजक बनाम बिहार राज्य 2019, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में भी हमने अभी बताया था, ये केस भी पूरा का पूरा परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित केस था। इसमें क्या किया था, जो बच्चे थे, ये बच्चे भी स्कूल से घर आ रहे थे, तो इन्होंने, संजय रजक ने क्या किया, बच्चों को किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद फिरौती मांगी 364A के अनुसार कि इतना पैसा हमें दे दीजिए। 2 बच्चे थे और जो 5 और 6 वर्ष के बीच के थे। हुआ क्या, हालांकि बच्चों की लाश नहीं मिली, सिर्फ बैग और ये पढ़ाई का और सामान, पेंसिल, कॉपी वगैरह ये सब मिली, ये सब बरामद हुई। हालांकि इसमें यह था कि जो हत्या हुई थी या बच्चे गायब हुए थे, उससे कुछ समय पहले बच्चों को संजय रजक के साथ देखा गया था। तो पूरा का पूरा केस जो था परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर था, और इसमें जो ये सह अभियुक्त था उसको दोष मुक्त किया गया था, उसकी गवाही हुई थी। तो उन सारे आधार पर, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर इनको क्या हुआ, सज़ा हुई थी, और इसको सज़ा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो सारे की सही हैं और उनका खंडन नहीं किया गया है तो सज़ा इनको ठीक मिली है। इसके बाद आप आ जाइए धारा 366 पर। धारा 366 आईपीसी की कहती है, विवाह आदि करने को विवश करने के लिए स्त्री को व्यपहृत करना या अपहृत करना। क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्त्री को लालच देते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, तो इस तरह से वो लालच देकर स्त्री को या तो अपहृत कर ले जाते हैं या व्यपहृत कर ले जाते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं, अयुक्त संभोग करते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो ये धारा 366 इन सब मामलों से संबंधित है। इस धारा में भी अगर इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है तो व्यक्ति जो होता है 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति धारा 366 के अंतर्गत अपराध कर रहा है, किसी स्त्री को व्यपहृत या अपहृत कर रहा है कि हम विवाह करेंगे, या विवाह के लेके लड़कियां जो लोग भाग जाते हैं वो 366 धारा के अंतर्गत आते हैं, और इस अपराध के लिए क्या होगा, 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी, या फिर जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों से आप दंडित किए जाएंगे। एक धारा और है, हालांकि यहाँ पर हमने लिखी नहीं है, 366A। 366A धारा है अप्राप्तवय लड़की का उपापन, मतलब प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। अगर आप माइनर यहाँ पर 18 साल से कम की लड़की है और उस लड़की को क्या करते हैं, कहीं और आप भेजते हैं जहाँ पर उसके साथ अयुक्त संभोग किया जाता है, तो भी आप 10 साल तक की सज़ा के भागी होते हैं। एक धारा और है 366B, ये कहलाती है विदेशी लड़कियों का आयात करना। अगर आप अब इसमें लड़की की उम्र 21 साल तक है, तो अगर आप 21 साल से कम उम्र की लड़की को किसी विदेश से आयात करते हैं, लाते हैं, तब भी आपको सज़ा 10 साल तक की है। इस तरह से अपहरण व्यपहरण के पूरे मामले कंप्लीट हो गए। एक केस लॉ है
सुप्रीम कोर्ट का बहुत लेटेस्ट है, 2022 का। धारा 363, 364, 366 का, 376 का, 376 का, 302 और 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी धाराएं कुछ यूज़ होंगी, अगले भी हम आपको धाराएं बताएंगे, उनमें भी ये केस लॉ यूज़ हो सकता है। क्या है केस? भगवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2022। एग्जैक्टली इस केस में हुआ ये था कि एक व्यक्ति है, उसने अन्य अभियुक्तों के साथ 11 वर्षीय लड़की का व्यभिचार किया था। व्यभिचार करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद इन लोगों ने उसकी मृत्यु कर दी। और मृत्यु करने के बाद चूंकि इन लोगों को क्या हुआ, मृत्यु कर दी, तो इन लोगों को भी मृत्यु दंड दिया गया। मगर इसमें दिक्कत क्या आई, इसमें एग्जैक्टली एक ही दिन अंतिम बहुत बहुत तेज़ इसकी बहस की गई, इस मामले को बहुत तेज़ निपटाया गया, इसलिए ये विवादित मामला बन गया। तो एक ही दिन अंतिम बहस की गई, उसी दिन दोष सिद्ध की गई और उसी दिन मृत्युदंड की वैधता को कंप्लीट कर दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि चूंकि ये एक्ट, ये जो अपराध था, चूंकि लड़की माइनर थी, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत जो लड़की है 11 वर्षीय, उसके अंतर्गत जो मृत्युदंड दिया गया था वो वैध था। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बिल्कुल सही बात है, इन्होंने चूंकि जघन्य अपराध किया इन लोगों ने, इसलिए यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत जघन्य अपराध किया। अब अपहरण करने के बाद फिर उसकी हत्या कर देना, उसके साथ बलात्कार करना, ये सारी का केस जो थे बहुत खतरनाक है। इसलिए इनको मृत्युदंड जो दिया गया विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा वो ठीक है। मगर उच्चतम न्यायालय ने जब इन्होंने अपील की तो उच्चतम न्यायालय ने इनको कुछ छूट दे दी। इन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो मृत्युदंड है वो मृत्युदंड ना होकर पहली बात तो इनको 30 साल तक की सजा में परिवर्तित कर दिया जाए, मृत्युदंड ना दिया जाए, बल्कि इनको ऐसा कारावास दिया जाए जो 30 साल से कम का ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो अभियुक्त होता है उसको भी क्या होना चाहिए, उचित विचारण का अधिकार है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्तिभूत किया गया है। मतलब हर व्यक्ति को उचित विचारण का अधिकार है, वो अपने एक प्रॉपर अधिवक्ता से अपना विचारण कर पाए। त्वरित विचारण होना चाहिए, मगर इतनी तेज़ नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि इतनी तेज़ नहीं होना चाहिए कि न्याय की बलि चढ़ा दे। मतलब इतनी तेज़ विचारण करना कि एक ही दिन अंतिम सुनवाई करना, उसी दिन सज़ा सुना देना, ये सब मामले इतनी तेज़ करना, ये क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) का कहीं ना कहीं उल्लंघन था, क्योंकि इस 335(2) के अनुसार क्या होना चाहिए, अभियुक्त को अपनी बात रखने का, अपना प्रत्यावेदन करने का, अपनी प्रतिरक्षा कराने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए था। एक ऐसा अधिवक्ता मिलना चाहिए था जो इनकी प्रॉपर पैरवी कर पाता, और ये सब ना मिलने के कारण क्या हुआ है, इनके साथ ज़्यादती हुई है। क्योंकि इतना त्वरित निर्णय देना न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। हालांकि सारे साक्ष्य जो थे इनकी दोषता इंगित कर रहे थे, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी ये अपराधी थे, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि थोड़ा सा इनके साथ रहम किया जाए और मृत्युदंड ना देकर इनको क्या करना चाहिए, 30 साल तक की सज़ा देना चाहिए। आखिरी केस हालांकि आगे की धाराओं का है, क्योंकि इसी पेज पे था तो हमने कहा बता दें आपको। MNG भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और अन्य AIR 2022, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एग्जैक्टली IPC धारा 405, 415, 420 के अंतर्गत अपराध से संबंधित है। इसमें हुआ क्या था, दो पक्षकारों ने संविदा की और संविदा को भंग कर दिया किसी एक पक्षकार ने। तो दूसरा पक्षकार जो था उसने मुकदमा लिखाया, 405 में न्याय भंग पढ़ाया गया है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, और 415 में छल है, 420 में छल करने से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि जो संविदा भंग हुई है ये सिविल प्रकृति का वाद है,
इसलिए आपको सिविल न्यायालय में वाद लाना चाहिए, ना कि दांडिंग न्यायालय में। इसलिए आप सिविल न्यायालय में जाइए, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने इस निर्णय को आदेशित कर दिया। इस तरह से ये आपकी सारा जो इतना भी महिलाओं से संबंधित अपराध थे और अपहरण से संबंधित, व्यपहरण से संबंधित अपराध थे, सारे हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि किसमें कितनी सज़ा मिलती है। जैसा कि हम बता चुके हैं, सारे हमारे जो नोट्स हैं PCSJ, HJS, APO के लिए पर्याप्त नोट हैं, या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप LLB कर रहे हैं, सबके लिए पर्याप्त नोट है। इसलिए आप अपने सारे संबंधित व्यक्तियों को इन नोट्स को आप शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले हम आपको CRPC दे चुके हैं, डे 1 से ही हमारा चल रहा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करें तो प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस में नीचे की तरफ उतरते चले जाएं, तो सबसे पहले आप देखेंगे प्री प्लस मेंस की सीरीज़ में सबसे पहले हमने आपको CRPC दे दी है 10 दिन में, फिर 18 दिन में लगभग हमने आपको एविडेंस एक्ट पढ़ाया है, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हम आपको तीसरा एक्ट IPC पढ़ा रहे हैं। इस तरह से ये कंप्लीट मैटर है, इसलिए आप इसको सबको शेयर करें अपने साथियों को। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।